हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब सिंपल है कि जितना भी फैक्टर इनकम का टोटल आया है उसका जो कि हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, उसको ऐड कर देंगे तो वो हमारे देश की नेशनल इनकम बन जाएगी। सो नोट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो फैक्टर इनकम, दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों फैक्टर इनकम्स क्या होती है? फैक्टर इनकम्स आर पेमेंट्स मेड बाय द producing units to the households for the use of their factor services। ठीक है बच्चों। और प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? जैसे, और ये फैक्टर इनकम, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन या चैरिटी के फॉर्म में। ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम, ये हमारी नहीं कमाई हुई इनकम है, बिकॉज इट इज़ नॉट अर्नड एज रिवॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ये हमें हेल्प के फॉर्म में मिला है, हमने कोई सर्विस नहीं दी किसी को जिसके बदले में हमें ये पैसा मिल रहा है। ये कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा हमारी सर्विसेज के बदले में, ये हेल्प है, डोनेशन है या चैरिटी है। सो ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स। सो नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो गया बच्चों? नॉर्मल रेजिडेंट हम उसको बोलेंगे जो तो ऑर्डिनरी एक देश में रहता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हो गए? ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। दूसरा, वो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का सिटीजन नहीं है बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है। मतलब वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, उसका प्रोडक्शन, ठीक है, इनकम जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सारा कुछ हमारे देश में ही है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका हमारे देश में, तो इसलिए वो हमारे देश का रेजिडेंट ही गिना जाएगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंसेप्ट ऑफ इनकम, उसमें बेटा दो होती है, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल इनकम। तो पहले हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। NDPFC इज द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो कि हमने भी पहले पढ़ा, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमने जनरेट की है, ये मायने नहीं रखता हु जनरेट, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट्स। मतलब हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स ने की हैं चाहे नॉन रेजिडेंट ने की है, लेकिन हमारी धरती पे हुई हैं, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हुई हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों, चलो तो अब फिर नेशनल इनकम क्या है? अब NNPFC is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country no matter where it is generated within the domestic territory or outside। ठीक है बच्चों, तो इसका ये क्या हो गया? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया एक कंट्री में, हाँ एक कंट्री के हमारे रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ने अर्न किया है, वो मायने नहीं रखता कि वो उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया या आउटसाइड किया। ठीक है जी, हमारे रेजिडेंट्स द्वारा। ठीक है बच्चों, चलो नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होगी? जो यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों डिफाइन किया हुआ है इकोनॉमिक टेरिटरी, एक वो जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। बच्चों जो कंट्री का बाउंड्रीज होती हैं वो हम उसको क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है जी, तो इसका मतलब वो हमारी राजनीतिक टेरिटरी है, हम उसके अलावा कहीं और पॉलिटिकल टेरिटरी पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है
जहाँ पे हमारी कंट्री के गुड्स, पर्सन्स या कैपिटल इजीली सर्कुलेट हो सकती है। और ये किसने डिफाइन किया हुआ है? यूनाइटेड नेशंस ने। सो इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए नेशन। इकोनॉमिक टेरिटरी है जो वो वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम NIFA बोलेंगे। तो बच्चों डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है? अगला पॉइंट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स। और अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या बन जाती है? डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी, वेयर डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड आगे क्या बन जाएगा बच्चों? वो नेशनल इनकम। या यूँ कह लीजिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम आ गया ये। ठीक है जी, चलो डोमेस्टिक इनकम इसका मतलब या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब दोनों एक ही आइटम है, एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों। सो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ है? GDP माइनस डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा बच्चों? NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और NDP में अगर डेप्रिसिएशन ऐड बैक दोबारा कर देंगे तो हमारे पास क्या फिगर मिल जाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GDP में NDP माइनस कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो बच्चों इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, जो दो फिगर्स आपको गिवन हो वो लगा के इक्वेशन लगा के वो तीसरी फाइंड कर लो। इंस्टेड कि तीनों को आप अलग अलग तरीके से याद करो, उसको एक ही फॉर्मूला याद रखो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट provided that there is no government involvement in the economy and there is no taxes and subsidies। बच्चों पहले हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है जो वो आइडेंटिकल कब होती हैं? जब गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में नहीं होगी। वो कौन सा केस हो गया? टू सेक्टर इकोनॉमी वाला। ठीक है जी, मतलब जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ना सरकार फिर टैक्सेस चार्ज कर रही है ना ही सब्सिडीज दे रही है। तो उस केस में क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। बट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फर्क कब आएगा? जब दिस केस इमर्जेस व्हेन गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इकोनॉमी में, देन देयर आर टैक्सेस ऑन गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज टू लोअर द मार्केट प्राइस। तो अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी की जिसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है बच्चों, उसमें आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ गई, थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ गई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, उसमें फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर नहीं होगी, बिकॉज उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स पे चार्ज किया जाएगा और लोअर मार्केट प्राइस करने के लिए, मार्केट प्राइस को कम करने के लिए, ताकि गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें, तो उसमें सब्सिडीज दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को याद रखना है आपने। चलें आगे, चलिए ओके बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट से रिलेटेड टू नेशनल इनकम क्या है? पहले है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तो फिर GDP MP हो गया। ठीक है जी, अब NDP MP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो ये GDP हमने फाइंड आउट किया है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका NDP MP आ गया। तीसरा GNP MP, उसमें क्या आएगा? GDP MP, ये जो GDP MP आया उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों, इसको ऐड कर लो।
और NNP-MP में क्या आएगा, NDP-MP प्लस NFIA, ये वाली फिगर में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लो। ये तो हमारे 4 फॉर्मूले बन गए किसके बच्चों, कंसेप्ट ये कौन सी आ गई, मार्केट प्राइस वाली। अब फैक्टर प्राइस वाली कैसे आएगी, अब फैक्टर कॉस्ट, प्राइस मतलब कॉस्ट, फैक्टर प्राइस वाली जीडीपी हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कंपनसेशन है फैक्टर इनकम से उन सबको ऐड कर दो प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि मार्केट प्राइस में हमने मार्केट वैल्यू ली थी फाइनल गुड्स की, और यहाँ पे हम फैक्टर इनकम्स को ले रहे हैं और डेप्रिसिएशन ऐड करके फिगर क्या आ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपीएफसी क्या आएगा, जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला फिर वही रहेगा। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, और एनएनपीएफसी कैसे आएगा, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल जीडीपी बच्चों, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर्स प्राइसेस। मतलब इट वो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है जी, जो कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस्टिमेट करेंगे करंट ईयर प्राइसेस से। तो सिंपल जो फॉर्मूला बनेगा नॉमिनल जीडीपी का, Q इंटू पी, जिसमें P क्या हो गया हमारा, करंट ईयर के प्राइसेस का। ठीक है बच्चों, और रियल जीडीपी कैसे आएगा बच्चों, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या जिसको हम बेस ईयर प्राइसेस भी बोल सकते हैं। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। तो बच्चों ये क्या है, रियल जीडीपी कैसे आएगा, Q इंटू पी, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन प्राइस कौन सा आएगा, बेस ईयर का। ठीक है जी, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब जिसको रियल जीडीपी बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या लगेगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देंगे, तो वो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ें। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। तो जीडीपी और वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, एंड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ेगा, या यूं कह लीजिए कि जितना लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ेगा उतना ही जीडीपी बढ़ेगा। और पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर सफर्स फ्रॉम सम लिमिटेशन, और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू जीडीपी एज द इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। और वो क्या है बच्चों, सबसे पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, अगर वो अनइक्वल हो जाती हैं तो जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट राइज इन सोशल वेलफेयर। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसमें अमीर लोगों का, रिच लोगों का शेयर ज़्यादा है और गरीब लोगों को इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन में उतना ज़्यादा शेयर नहीं मिल रहा, तो सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हम यहाँ टॉपिक क्या डिस्कस करें कि जीडीपी बढ़ने से सोशल वेलफेयर बढ़ना चाहिए। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। बच्चों कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकती कई बार, इफ़ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट कंज्यूमर गुड्स। मान लीजिए हमारे देश में या किसी भी इकॉनमी में अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, किसी दूसरे गुड्स का, वॉर रिलेटेड गुड्स का, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, इस तरीके के इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा नहीं है हो रहा, तो फिर वो हमें डायरेक्टली फ़ायदा नहीं देगा। तो जीडीपी में भी फिर उसमें भी जो सोशल वेलफेयर है उस जीडीपी में सोशल वेलफेयर भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। और बच्चों आगे क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है इन रूरल इकोनॉमीज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स। गाँव में हमारी रूरल इकोनॉमीज में अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉन मॉनेटरी इन नेचर। गाँव देहातों में अभी भी ये कुछ लोग जैसे फार्म्स में काम करते हैं या डोमेस्टिक हेल्प के फॉर्म में काम करते हैं, उनको पैसे की जगह बार्टर सिस्टम में सब्जी मिल गई, कपड़े मिल गए, और वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होते इकॉनमी में। ठीक है जी, तो इसलिए वो एग्जैक्ट जीडीपी में रिफ्लेक्शन उसका नहीं आता, जिसे पता ही नहीं चलता कि वो वेलफेयर में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों,
अब एक्सटर्नलिटीज़, हाँ, इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस एंड पेनल्टी फॉर दैट। इट मे बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसका मतलब मान लो इफ समवन हैज़ डेवलप्ड अ ब्यूटिफुल पार्क, उसने एक पार्क का निर्माण किया है, बहुत सुंदर है, और हम सभी उस पार्क में सैर करने जाते हैं, अच्छी एम्बियंस का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उसको कोई प्राइस नहीं पे करे, बट वी आर नॉट गिविंग एनी प्राइस टू दैट पर्सन बट यूजिंग द पार्क, बट आर यूजिंग द पार्क। ठीक है जी, ये पॉजिटिव है, पर उसका फ़ायदा उसको हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसको कोई पैसा नहीं दे रहे। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री एंड नो पेनल्टी इज बीइंग चार्ज ऑन फैक्ट्री ओनर। ठीक है जी, तो ये है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है जिसका फ़ायदा हमें या नुकसान हमें होता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो रियल जीडीपी वाले क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन वाले, वो कराऊंगा आपको। ठीक है जी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।